चालू करें। वीडियो ऑन करो रे, सुबह सुबह दिमाग मत खराब करो। चलो। मिस्टर बी ग्रोज शुगर केन एंड यूजेस द सेम फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शुगर इन हिज फैक्ट्री। ठीक है। 30% of sugarcane produced is sold for 10 lakhs and the cost of cultivation of such sugarcane is 5 lakhs. The cost of cultivation of the balanced sugarcane 70% is 14 lakhs and the market value of the same is rupees 22 lakhs. After incurring 1.5 lakhs in manufacturing process on the balanced sugarcane, the sugar was sold for 25 lakhs. Compute B's business income and agricultural income. तुम मानोगे नहीं, ऐसा सेम टू सेम मिलता जुलता क्वेश्चन वो लोग ने 2021 में या 2022 में आईटीपी में डाला हुआ था और ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा। शायद 4 या 6 मार्क का क्वेश्चन पूछा था ऐसा सेम टू सेम। कल तुम लोगों ने अगर ट्राई किया होगा ये क्वेश्चन तो तुमको पता चला होगा। नहीं ट्राई किया तो चलो चालू करें। शुगर केन उगा रहा है भाई, और शुगर केन उगा के अपनी ही फैक्ट्री में उससे शुगर बना रहा है। लेकिन वो जितनी भी शुगर केन उगा रहा है वो सारी की सारी अपनी फैक्ट्री में शुगर बनाने के लिए यूज नहीं करता है। उसमें से कुछ वो मार्केट में बेच देता है एज अ शुगर केन ओनली, और कुछ वो प्रोसेस करता है आगे। ठीक है। तो देखो इधर, अब इधर अपना शुगर केन आया। मान लो कि वो 100% शुगर केन है। इसमें से कुछ शुगर केन क्या करेगा वो, यूज टू मैन्युफैक्चर शुगर। कितनी कितनी यूज कर ली बाबू, बता दो फटाफट से। हम्म 30% सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन उसका, हाँ। बैलेंस शुगर केन कितने का है, 70%। ठीक है, 70% वो यूज कर ले रहा है किसमें, मैन्युफैक्चर में। सो यूज टू मैन्युफैक्चर शुगर 70% एंड सोल्ड एज इट इज इन द मार्केट, वो है 30%। ठीक है। चलो, तो सबसे पहले ये जो 30% एज इट इज मार्केट में बेच रहा है उससे तुमको कौन सी इनकम आएगी। शुगर केन उगाया, शुगर केन बेचा, कौन सी इनकम आएगी, उससे तुमको एग्रीकल्चरल इनकम मिलेगी। एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चर इनकम कैसे निकालोगे, यहाँ पे तुमको लेना पड़ेगा सेलिंग प्राइस ऑफ शुगर केन। कितना सेलिंग प्राइस है बाबा, कितने में बेचा रे, 10 पेटी, 10 lakhs नो। 10 में बेचा ना, 10 lakhs। और उसको मैन्युफैक्चर करने का कॉस्ट, उसका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, मैन्युफैक्चर नहीं, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, उसका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है 5 लाख रुपया। 5 लाख ही है ना। 5 लाख। तो 10 में से 5 अगर माइनस किया तो 5 लाख बचेगा। ये 5 लाख उसके लिए एग्रीकल्चरल इनकम है, जो क्या है उसको फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगी अंडर सेक्शन 10(1). ठीक है। अब बाकी की 70% वो यूज कर रहा है किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अब उससे क्या कर रहे हैं, शुगर इज मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड। तो अब यहां पे हमको क्या लेना पड़ेगा, सेल प्राइस ऑफ शुगर लेना पड़ेगा। कितने में उसने चीनी बेची, चीनी कितने में बेची, चीनी चीनी वो बेच रहा है 25 लाख रुपए में। बाप रे बाप, 25 लाख रुपए की शक्कर बेच दी उसने, कसम से।
अब इधर माइनस है ना, देखो अब तुम दो एक्टिविटी करके एक इनकम कमा रहे हो। शुगर केन मैन्युफैक्चर कर रहे हो, 70% जो शुगर केन मैन्युफैक्चर की है उसको आगे, सॉरी 70% शुगर केन जो कल्टीवेट की है उसको आगे मैन्युफैक्चर करके बेच रहे हो शुगर बना के। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी तुम माइनस करोगे तो यूजुअली हम लोग क्या माइनस करते हैं, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी माइनस कर लेते हैं और माइनस सारे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे तुमको देखा जाए तो रूल नंबर 7 एप्लीकेबल हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा, जल्दी बोलो। रूल 7 जो बात करता है बाकी के सारे प्रोडक्ट्स की। देखो अगर चाय होता ना तो हम लोग रूल 8 लगा देते, रबर होता तो रूल 7A लगाते, और अगर कॉफी होता तो रूल 7 भी लगाते। फिर हम यहाँ पे क्या माइनस कर रहे होते, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन माइनस कर रहे होते, जो वो एग्रीकल्चरल कमोडिटी था उसका। फिर हम लोग कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग माइनस करते, दूसरे एक्सपेंसेस वगैरह माइनस करते, तब जाके हमारा जो प्रॉफिट आता उसके बाद में हम दो पार्ट में स्प्लिट करते, एग्रीकल्चरल इनकम और तुम्हारा पीजीबीपी इनकम। लेकिन हमको जहां पे रूल नंबर 7 अप्लाई करना होता है वहां पे हम लोग, जहां पे भी रूल नंबर 7 आएगा वहां पे हम लोग माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन नहीं करेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू करेंगे। तो यहां पे आएगा फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शुगर केन। वो कितना है बेटा, शुगर केन का फेयर मार्केट वैल्यू चेक करके बताओ मेरे को फटाफट से। फेयर मार्केट वैल्यू इज 22 लाख। ठीक है, तो इधर मैं 22 लाख रुपया माइनस कर देगा। ठीक है, और तो और यहां पे मेरे को अब माइनस करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शुगर। शुगर को मैन्युफैक्चर करने का कॉस्ट कितना है चेक करो, 1.5 लैक्स। वाह वेरी गुड, 1.5 लाख रुपया। तो तुम्हारे पास बैलेंस कितना बचेगा, 25 लाख में से 22 लाख गया, 3 लाख बचा, और वापस से 1.5 लाख गया तो 1.5 लाख बचा, 1.5 लाख। अब ये जो तुम्हारा बैलेंस आया ना, ये तुमको डायरेक्टली तुमको पीजीबीपी इनकम मिल गया। अब तुमको यहाँ पे कोई स्प्लिट वगैरह करने की जरूरत नहीं है, तो ये तुम्हारा टैक्सेबल पीजीबीपी इनकम आ गया। और सुनो, यहाँ पे आगे जाके है ना तुमको तुमको एग्रीकल्चरल इनकम भी निकालना है। किसका, वो 70% का। तो एग्रीकल्चरल इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ 70% शुगर केन, वो भी तुमको आगे निकालने का। क्योंकि अगर वही शुगर केन तुमने मैन्युफैक्चरिंग में यूज नहीं की होती तो मार्केट में जाके बेची होती ना, और अगर तुम उसको मार्केट में जाके बेचते तो तुमको कितना पैसा मिलता, वही फेयर मार्केट वैल्यू मिलती जो तुमने वहां पे ऊपर रूल 7 में कंसिडर कर लिए। तो अपने को क्या करने का है, यहाँ पे सबसे पहले सेलिंग प्राइस लेने का है जो तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि तुमने इसको बेचा नहीं है। अगर बेचते तो कितना मिलता, फेयर मार्केट वैल्यू मिल जाता ना ऑफ शुगर केन। तो वो सेम अमाउंट जो ऊपर तुमने लिखा था कितना, 22 लाख, वो तुमको लेना है और उसमें से माइनस करना है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कितना आया, 70% का कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन 14 लाख रुपए, 14 लैक्स। ठीक है, और जैसे ही 14 लाख माइनस करोगे कितना आएगा, 8 लाख रुपए आएगा। 8 ही आया ना, ये आ गया तुम्हारा एग्रीकल्चरल इनकम। और ये भी क्या है, फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा तुमको 10 सबसेक्शन 1 में। ठीक है बबुआ, समझ में आया कि नहीं आया बबुआ। तो अब तुमको क्वेश्चन में देखो लास्ट लाइन में क्या बोला है, कैलकुलेट करने के लिए उसकी टैक्सेबल पीजीबीपी इनकम और उसकी एग्रीकल्चरल इनकम। अभी बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, यहां तक का कैलकुलेशन सब बराबर कर लेंगे, ठीक है, यहां तक का कैलकुलेशन करके छोड़ देंगे, ये वाला पार्ट भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट मत भूलना। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर तुम देखो तो तुमको लास्ट में जाके ऐसा लिखने का, देयरफॉर टैक्सेबल पीजीबीपी इनकम इज इक्वल टू 1.5 लैक्स, एंड जो तुम्हारी एग्रीकल्चरल इनकम है जो तुमको 10(1) में क्या होने वाली है, एग्जम्प्ट होने वाली है, वो 8 लाख और 5 लाख दोनों लिखनी है। 8 लाख प्लस 5 लाख मतलब 13 लाख रुपया। ठीक है,
और इसको डब्बे में डाल देने का ऐसा कि तुरंत इसके ऊपर एग्जामिनर का ध्यान चला जाए कि भाई जो अपन ने कैलकुलेट करने के लिए बोला था हम लोगों ने बच्चे को, वो बच्चे ने कैलकुलेट करके हमको दे दिया। ठीक है, बढ़ जाऊं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 डन डना डन डन। ठीक है, इलास्ट्रेशन 1 डन। अभी इलास्ट्रेशन नंबर 2 पे आते हैं। आंसर भाई 13 लाख रुपया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इधर 8 है, इधर 5 है, और उधर कितना था, 1.5 लाख रुपया है ना। ये है तुम्हारा पीजीबीपी इनकम, वेरी गुड। चलो अब हम लोग आते हैं इलास्ट्रेशन नंबर 2 पे। 2 क्या बोलता है, मिस्टर सी मैन्युफैक्चर्स लेटेक्स फ्रॉम रबर प्लांट ग्रोन बाय हिम इन इंडिया। रबर प्लांट उसने किधर, झाड़ किधर उगाए रे, इंडिया में। तो मतलब लैंड इज सिचुएटेड इन इंडिया। इधर जो झाड़ उगाए वो रबर के झाड़ उगाए, और उससे वो रबर, जो लिक्विड रबर ले रहा है, ठीक है, और उससे बाद में वो मैन्युफैक्चर कर रहा है लेटेक्स। लेटेक्स मतलब जो रबर के अलग अलग प्रकार आते हैं, बराबर है। तुम लोगों ने अगर सुना हो कि लेटेक्स रबर होता है, सेनेक्स रबर होता है, ठीक है, ऐसे अलग अलग प्रकार होते हैं रबर के। डिपेंड करता है कि वो रबर कितना वो मुलायम है या फिर कितना अपना क्या बोलते हैं हार्ड है उसके ऊपर। ठीक है, तो जो लेटेक्स रबर होता है वो सबसे ज़्यादा ये होता है, फाइन होता है, मतलब सबसे ज़्यादा पतला होता है और ये मुलायम होता है। तो वो जो लेटेक्स रबर है वो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उसके ब्लॉक्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो। तो आपका जो बिजनेस हुआ वो मैन्युफैक्चरिंग भी है, और साथ में आप झाड़ पौधे भी उगा रहे हो। लेकिन झाड़ पौधे का के उगा रहे हो, रबर के ही उगा रहे हो, जिससे रॉ मटेरियल लेके, लिक्विड रबर लेके आप ये मैन्युफैक्चर कर रहे हो। फिर दीज आर देन सोल्ड इन द मार्केट फॉर 30 लाख रुपया, और बाद में वो जो मैन्युफैक्चर्ड रबर है वो 30 लाख में बेचा जाएगा। द कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग रबर प्लांट इज 10 लाख रुपया, मतलब ये हो गया उसका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। एंड दैट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लेटेक्स इज 8 लाख रुपया, ये हो गया उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तुम एक सिंपल सिंपल सा काम कर सकते हो, प्लस माइनस करने का ये तीनों अमाउंट को, बराबर। उसने मैन्युफैक्चर्ड रबर कितने में बेचा, ये गाँव वालों कितने में बेचा बोलो। रबर मैन्युफैक्चर करके 30 लाख में बेचा, 30 में बेचा ना। 30 लाख में जो रबर बेचा, उसमें से माइनस करने का कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कितना था। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जल्दी बोलो, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन देखो 10 लाख, और उसमें से माइनस क्या करने का, मैन्युफैक्चरिंग 8 लाख। तो टोटल कितना आया, अगर 18 लाख माइनस होगा तो 12 लाख आएगा। अब ये जो 12 लाख आया, ये 12 लाख का 2 स्प्लिट मार देने का। कौन से रूल के मुताबिक, जल्दी बोलो, रूल नंबर बोलो, रूल नंबर 7A। रूल 7A बोलता है कि ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रबर का अगर तुम्हारा धंधा है, तो उससे जो भी तुम्हारा नेट इनकम आएगा, कॉम्पोजिट इनकम आएगा, वो कॉम्पोजिट इनकम को तुमको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, बराबर है। पहला पार्ट, जल्दी बोलो, पहला पार्ट 65%। ये 65% क्या माना जाएगा, एग्रीकल्चर माना जाएगा। तो 12 लाख का 65% कितना आएगा, 12 इंटू 65% विल बी 7,80,000, 7.8 लाख। और 35% कितना आ जाएगा, 35% आ जाएगा 4.2 लैक्स, बराबर है। इसको क्या बनाओगे, इसको एग्रीकल्चर इनकम बना के टैक्सेबल कर देना है ना, टैक्सेबल कर देना। अरे उसको एग्जाम करने गए, और इसको पीजीबीपी बना के क्या कर देना, टैक्सेबल कर देना। ठीक है, यही तुम्हारा आंसर भी होगा, बराबर है। चलो इलास्ट्रेशन नंबर 2 डन। अभी इलास्ट्रेशन 2 के बाद आगे बढ़ेंगे और अपना इलास्ट्रेशन नंबर 3, 4 वो सब छोड़ देने का, सीधा तुम्हारे प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर आने का। टेस्ट योर नॉलेज। चलो तुम्हारा नॉलेज अभी टेस्ट किया जा रहा है, फटाफट से बताना मेरे को। सुमित क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ, टेस्ट योर नॉलेज, और उस पे क्वेश्चन नंबर 6। मिस्टर सुमित अ रेसिडेंट इंडियन अर्न्स इनकम ऑफ 15 lakhs फ्रॉम सेल ऑफ रबर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम लेटेक्स। सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट मार दिया, देख लो, खाली नंबर चेंज किया है, ठीक है। एंड 20 लाख उसको रबर मैन्युफैक्चर करके आ रहा है। इस क्वेश्चन में वो लोग ने क्या चेंज किया पता है, बोला है कि कुछ इनकम उसको रबर ग्रो करके मैन्युफैक्चर करके आ रही है, और कुछ इनकम उसको खाली रबर मैन्युफैक्चर करके आ रही है। तुम समझो मैं क्या बोल रहा हूं। बोला है अर्न्स इनकम ऑफ ₹15 lakhs फ्रॉम सेल ऑफ रबर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम लेटेक्स ऑब्टेन फ्रॉम रबर प्लांट्स ग्रोन बाय हिम इन इंडिया। मतलब 15 लाख रुपया वो क्या करके कमा रहा है, 15 लाख रुपया वो रबर प्लांट ग्रो करके उससे रबर ब्लॉक्स मैन्युफैक्चर करके कमा रहा है। मतलब ये कॉम्पोजिट एक्टिविटी वाली 15 लाख रुपए की इनकम है।
एंड बोलता है, एंड ये अलग इनकम है। 20 लाख फ्रॉम सेल ऑफ रबर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम लेटेक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम रबर प्लांट्स गोन बाय हिम इन मलेशिया। उड़ी बाबा, अब वो मलेशिया में भी रबर के झाड़ उगाता है और उधर से भी वो क्या कर रहा है कि रबर के झाड़ उगा रहा है और उधर रबर के झाड़ उगा के उसको आगे वहां पे क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो सुनो, ये जो एक्टिविटी है ना, ये एक्टिविटी से होने वाली सारी की सारी 20 लाख रुपए की जो तुम्हारी इनकम आएगी ना, इसको गलती से भी स्प्लिट मत करना। ये पूरी की पूरी इनकम पीजीबीपी बना के टैक्सेबल करनी है, क्योंकि जो वो एक्टिविटी हो रही है ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, ग्रो करने की जो एक्टिविटी हो रही है, इट इज नॉट इन इंडिया, इट इज इन मलेशिया। सो लैंड सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, वहां पे अगर तुम्हारा रबर ग्रो करके और उसको रबर प्लांट ग्रो करके वहां पे मैन्युफैक्चर करके अगर तुम बेच रहे हो, तो वो जो तुम्हारा बिजनेस है ना भाई, वो ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस जो भी तुमको इनकम देगा, वो सारी की सारी इनकम तुमको पीजीबीपी इनकम बन के टैक्सेबल होगी, बिकॉज द लैंड इज नॉट सिचुएटेड इन इंडिया, मलेशिया में है। ठीक है, इसलिए ये पूरा 20 लाख तुम क्या करोगे, पीजीबीपी में टैक्सेबल। लेकिन ये जो 15 लाख रुपया जो है ना, हाँ, वो तुमने इंडिया में जो झाड़ पौधे उगाए थे ना, उससे था। ये है इंडिया, 15 लाख रुपया इंडिया, और 20 लाख को क्या कर देने का बेटा, 20 लाख रुपया मलेशिया। ठीक है, मलेशिया वाला पूरा 20 लाख रुपया टैक्सेबल हो जाएगा। और 15 लाख का दो स्प्लिट मारोगे, 65% एंड 35%। तो देखो 15 लाख का अगर तुम 35% निकालोगे, तो 15 लाख का 35% विल बी 5.25, ये उसकी टैक्सेबल पीजीबीपी इनकम आएगी। तो 5.25 टैक्सेबल पीजीबीपी इनकम और 20 लाख, बताओ जल्दी से, इसमें से 5.25 लैक्स ये एक उसकी पीजीबीपी इनकम आएगी और 20 लाख उसकी पीजीबीपी इनकम आएगी। तो उसकी टोटल पीजीबीपी इनकम जो आ जाएगी यहां पे, ठीक है, व्हाट वुड बी, ऐसा पूछा है, व्हाट वुड बी हिज बिजनेस इनकम, ऐसा पूछा है। तो उसकी जो टोटल पीजीबीपी इनकम आएगी वो कितनी आ जाएगी, 25.25 लैक्स। और अगर बोला होता कि यहाँ पे एग्रीकल्चरल इनकम कितनी आएगी, तो तुम क्या बोलते, तो तुम बोलते 9.75। तो बाजू में लिख लो, यहाँ पे एग्रीकल्चरल इनकम भी अगर पूछा होता, तो एग्रीकल्चरल इनकम जो उसको 10(1) में एग्जाम्प्ट हो रही है, बराबर है ना, वो सारी की सारी उसकी कितनी आ जाती, 9.75 लैक्स। डन ना, डन डन, इजी था ये क्वेश्चन, बराबर है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन 2-2 मार्क के एमसीक्यूज के लिए एक्सपेक्ट करके जाओ बेटा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। मिस्टर राजा, अ रेसिडेंट, अर्न्स इनकम ऑफ ₹10 लाख, 10 लाख रुपया इनकम कमाता है फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड इन इंडिया। कॉफी के पौधे उगा रहा है, उससे कॉफी बीन्स निकाल रहा है और फिर वो कॉफी बीन्स को क्योर करके बेच रहा है। इधर तुमको आएगा रूल नंबर 7B, अगर याद आता है तो। ग्रो करके खाली क्योर करके बेच देते हो तो 75-25% करना पड़ेगा, बराबर है। तो हिज फ्रेंड मिस्टर श्याम, तो तुमको ये 10 लाख रुपए का 75-25 करना है। ये किसका है, राजा का। ठीक है, अब उसका एक दोस्तार है, फ्रेंड है उसका, श्याम नाम है उसका, वो भी रेसिडेंट इंडियन है और वो कमाता है 20 लाख रुपए की इनकम। क्या करके भाई, वो भी कर रहा है, सेल कर रहा है, किसका, कॉफी, ग्रो करके, क्योर करके, रोस्ट करके एंड ग्राउंड करके। और वो भी किधर कर रहे हैं भाई, वो इंडिया में। तो दोनों भाई लोग क्या कर रहे हैं, इंडिया में ही कॉफी उगा रहे। एक उगा के क्योर करके बेच देता है और दूसरा उगाता भी है, क्योर भी करता है, उसको रोस्टिंग भी करता है और ग्राइंडिंग करके कॉफी पाउडर बना के बेचता है, बराबर है। तो जो कॉफी पाउडर बना के बेचेगा उसको कितना होगा, 60-40 होगा, और जो खाली क्योर करके बेच रहा है उसको कितना हो जाएगा, 75-25 हो जाएगा, बराबर है ना। तो इस इनकम का 75-25 कर लेना और इस इनकम का कितना कर लेना, 60-40 कर लेना। लेकिन अगर देखो गलती से भी ऐसा बोला होता ना कि श्याम जो रेसिडेंट है वो ये कॉफी क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, क्योर कर रहा है, फिर उसको रोस्टिंग करके, ग्राइंडिंग करके पाउडर बना के बेच रहा है, और ये एक्टिविटी वो किधर कर रहा है, इंडिया के बाहर कर रहा है, ऐसा बोला होता, जैसे पिछले क्वेश्चन में बोला था, बराबर। तो इन दैट केस तुम क्या करते, उधर 60-40 करते तो वाट लग जाती, बराबर। उधर हम लोग को क्या करना पड़ता, वो सारी की सारी इनकम उसकी पीजीबीपी इनकम टैक्सेबल बना देनी पड़ती। ठीक है, तो यहां पे अब क्या करना है, 10 लाख का 75-25 कर लेना और ये जो 20 लाख है उसका 60-40 कर लेना। वो हिसाब से शाम की और राजा की क्या आ जाएगी, पीजीबीपी इनकम और एग्रीकल्चर इनकम आ जाएगी, बराबर है। इजी था,
चलो तो ये क्वेश्चन भी तुम्हारा हो गया डन 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 डन। सुनो, तेंजिंग इज एंगेज इन कॉम्पोजिट बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड क्योरिंग। अच्छा एक मिनट, कॉम्पोजिट बिजनेस है और वहां पे क्या हो रहा है, ग्रोइंग एंड क्योरिंग कॉफी हो रहा है, कुर्ग कर्नाटका। हाँ अभी इंडिया में ही है, ग्रोइंग एंड क्योरिंग हो रहा है। तो अब इधर लग जाएगा तुम्हारा रूल 7B, और उसके मुताबिक जो भी कॉम्पोजिट प्रॉफिट आएगा वो अपने को कितना करना पड़ेगा, उसका 75% एंड 25% करना पड़ेगा। ठीक है, अब बोलता है द होल ऑफ द कॉफी ग्रोन इन हिज प्लांटेशन इज क्योर्ड, मतलब जितनी भी कॉफी ग्रो करता है वो सारी की सारी अपना मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर लेता है, रॉ मटेरियल बना के। ठीक है, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द ईयर आर गिवन। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कार ओनली असेट इन द ब्लॉक, मतलब एक ही कार है और ब्लॉक में एक ही असेट है ये। एज ऑन 1 अप्रैल 2024 माइनस डेप्रिसिएशन करके ऑलरेडी दिया हो, मतलब कार का पिछले साल का क्लोजिंग WDV दिया है जो इस साल ओपनिंग बन के आएगा, वो पिछले साल का डेप्री वेप्री सब कुछ माइनस हो गया। ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी वो भी दिया हुआ है। अच्छा तो कार पे अपन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके रख सकते हैं पहले, बराबर है। तो कार के ओपनिंग लेंगे 3 लाख रुपया, चेक करो, और उसमें ऐड अगर इस साल कोई कार खरीदी है तो क्वेश्चन देखो कहीं कोई कार खरीदी है, नहीं हुआ है, कोई एडिशन नहीं हुआ है कार में, और डिलीशन भी कुछ नहीं है। तो मतलब मैं बोल सकता हूं ब्लॉक की फाइनल वैल्यू कितनी आएगी, ब्लॉक की फाइनल वैल्यू आएगी 3 लाख रुपया। तो उस 3 लाख पे अब मेरे को पूरे साल का पूरे रेट पे डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, 15%, कार पे 15% का रेट है। और डिसअलाउंस फॉर पर्सनल यूज में भी टेकन एट 20%, क्योंकि कार इज ऑल्सो यूज फॉर पर्सनल यूज बोल दिया। तो इसका मतलब जो भी कार का एक्सपेंस होगा और जो भी कार का डेप्रिसिएशन होगा वो तुम पूरा नहीं क्लेम कर पाओगे, उसमें से 20% क्या हो जाएगा, पर्सनल है, डिसअलाउ हो जाएगा। तो अब मैं अगर यहां पे ऐसा करूं कि कार का जो डेप्रिसिएशन है वो मैं निकालू, तो इधर मैं 15% निकालू, चलेगा, पूरा साल का पूरे रेट पे वो आ गया। और उसमें से अब मेरे को खाली जो पर्सनल यूज में नहीं है उतना ही अलाउ करेंगे। तो पर्सनल यूज में 20% था, तो बाकी का 80 पर्सनल यूज में नहीं होगा, बिजनेस ऑपरेशंस वगैरह के लिए होगा। तो उसका मैं 80% कर लेता हूं यहां पे, इंटू 80%। देखो कितना आ रहा है, 3 लाख इंटू 15% इंटू 80%, 36,000। तो ये कार का डेप्रिसिएशन है 36,000। ठीक है, अभी मशीनरी है 15 लाख की, मशीनरी के बारे में ऐसी भाई की बातें नहीं हुई है, तो मतलब मशीनरी का पूरा डेप्रिसिएशन अपने को क्लेम करने मिलेगा। 15 लाख इंटू उस पर भी 15% है, 2,25,000 मशीनरी का डेप्रिसिएशन, बराबर। एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर ग्रोइंग कॉफी, ये तुम्हारा कल्टीवेशन का खर्चा है, ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, और कल्टीवेशन का खर्चा। फिर क्योरिंग कॉफी, क्योरिंग मतलब तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड खर्चा, ये भी माइनस हो जाएगा। सेल वैल्यू यहीं से तो शुरुआत होगी। और बोला बिसाइड्स बीइंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस द कार इज आल्सो यूज्ड फॉर पर्सनल यूज, ओके, डिसअलाउंस 20%, वो भी देख लिया। एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर कार रनिंग, अच्छा एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर कार रनिंग एंड मेंटेनेंस 50,000, तो कार के खर्चे भी तो मेरे को माइनस करने पड़ेंगे ना यार। लेकिन सुनो, कार का पूरा 50,000 का खर्चा माइनस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कार का 20% यूज क्या है, अपना पर्सनल है। तो इसमें से भी मेरे को 80% ही अलाउ होगा। तो 80% कितना आ रहा है 50,000 का, 40,000 रुपया। ठीक है, तो ये 40,000 भी मेरे को अलाउ हो जाएगा। अब मेरे को चुपचाप से क्या करना है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए सारी इनकम भी मेरे पास है, सारे खर्चे, डेप्रिसिएशन वगैरह सब कुछ है। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे कैलकुलेटर पे सबसे पहले 22 लाख की इनकम लूंगा। 22 लाख रुपया मेरा सेल वैल्यू है, बराबर है। तो सेल वैल्यू 22 लाख, उसमें से सबसे पहले मैं माइनस करूंगा 3,10,000 रुपया कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। 3,10,000 कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन माइनस हुआ। फिर कॉस्ट ऑफ क्योरिंग वो कितना है, 3 लाख, वो भी माइनस करूंगा। तो 3,10,000 माइनस कर दिया, 3 लाख माइनस कर दिया। अब वो जो कार के रनिंग एंड मेंटेनेंस के खर्चे है 40,000, वो माइनस कर दूंगा। और अब लास्ट में जाके दोनों डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा। कितना है, एक डेप्रिसिएशन 36,000 है और दूसरा है 2,25,000। सारे खर्चे हो गए, सारी इनकम हो गई। अब जो तुम्हारा प्रॉफिट आया, कंपोजिट प्रॉफिट आया, वो मेरे को कैलकुलेटर पे इतना आ रहा है। क्या तो मेरे को भी इतना आया, 12,89,000 आया सबको। अच्छा, ये जो प्रॉफिट है अब खाली एक एक्टिविटी का नहीं है, डबल एक्टिविटी का है।
क्योरिंग एंड ग्रोइंग कॉफी से है, तो इसको अब तुमको क्या करना पड़ेगा, 75% एंड 25% इसको करना पड़ेगा, 75 25। तो इसमें से 75 निकालो और 25 निकालो, इंटू 75% विल बी 966,750 और माइनस करो 322,250, 322,250। ये है तुम्हारा ये है तुम्हारा एग्रीकल्चरल इनकम, 10(1) में एग्जम्प्ट हो जाएगा, और ये है तुम्हारा टैक्सेबल पीजीबीपी इनकम। प्लीज जाके एक बार सॉल्यूशन चेक कर लो बेटा। यही है राइट चॉइस बेबी। हाँ हाँ परफेक्ट, चेक कर लो एक बार। अच्छा हाय शाबाश। विविथा वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। विविथा दीदी जो है ना वो आरओआर है, एंड उसको अलग अलग ऑपरेशन से इनकम आ रही है, और वो ऑपरेशन है ना रिलेटिंग टू प्लांटेशन एंड एस्टेट्स ओन्ड बाय हर। उसके अलग अलग प्लांटेशन और उसके एस्टेट्स है, उसमें से उसको ये सारी इनकम आ रही है। ओहो, सेंट्रीफ्यूज्ड लेटेक्स, उसको सेल किया तुमने। मैन्युफैक्चर्ड रबर बेचा तुमने, क्या बेचा, सेंट्रीफ्यूज्ड लेटेक्स का मतलब होता है रबर मैन्युफैक्चर करके, है ना, बेचा है, वो मैन्युफैक्चर्ड रबर है। और उसको वो तुमने कैसे प्रोसेस किया था, फ्रॉम रबर प्लांट्स ग्रोन इन दार्जिलिंग। ये दार्जिलिंग में तो चाय उगती है ना, इसको रबर उगाना था, इसने रबर उगा लिया, अपने बाप का क्या जाता है हटो। अब सुनो ना, ये जो भी इनकम आई है ना, अपन को यही मान के चलना है, सेल माइनस सारे खर्चे हो गए हैं, डेपरी फेपरी सब माइनस करके ये जो नेट इनकम है ना, ये नेट इनकम दी हुई है ऐसा, क्योंकि आगे कुछ बोला नहीं है कॉस्ट वॉस्ट के बारे में, कुछ समझ में आ रहा है, तो अपन यही मान के चलेंगे कि इन लोगों ने ही हमारा वो काम कर दिया, कौन सा वाला, प्रॉफिट कैलकुलेट करने वाला, और अपने को प्रॉफिट निकाल के दिया है। तुमको नहीं लगता इधर एक रूल लगेगा, रूल 7A, जो बोलता है 65% एग्रीकल्चर बना दो और 35% क्या बना दो, पीजीबीपी बना दो। चलो तो 3 लाख का 65% निकालो, कितना है, 1,95,000 और 1,05,000 पीजीबीपी। अच्छा ये एआई है अपना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, एग्रीकल्चरल इनकम, बराबर है, और ये है तुम्हारा पीजीबीपी। चलो अब सेल ऑफ कॉफी, कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड। ओ यरकोड में, यरकोड बोल के जगह है, अगर तमिलनाडु बाजू में नहीं लिखा रहता था ना, तो जो पगलाते थे, जो पगला अच्छा यही अगर मान लो यही सेम काम अगर आउटसाइड इंडिया कहीं पे हो रहा होता तो ऐसा स्प्लिट ब्लिट नहीं मारने का जरूरत था, पूरा का पूरा इनकम आईएफओएस में उठा के टैक्सेबल करते। समझ में आ रहा है, क्योंकि वहां पे कोई एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। हाँ यहाँ पे होगी क्योंकि लैंड सिचुएटेड इन इंडिया है यार, इसमें से कुछ एग्रीकल्चर इनकम है एग्जाम्प्ट है, बताओ कितनी, बोलो। इधर 75-25 करना पड़ेगा, क्योंकि कॉफी को ग्रो किया है और क्योर करके बेच दिया है। तो चलो 75-25 कैलकुलेटर उठाओ, और इधर कितना आएगा, 75,000 आएगा, और इधर 2 पेटी आएगा, सॉरी इधर 25,000 रुपया आएगा। 2 पेटी किधर से आएगा रे, आज सुबह से दिमाग खराब है अपना। सेल ऑफ कॉफी ग्रोन क्योर्ड रोस्ट एंड ग्राउंड, उगाया फिर क्योर किया फिर ग्राइंड रोस्टिंग किया और फिर ग्राइंडिंग। अच्छा पहले ग्राइंडिंग होगी फिर रोस्टिंग नहीं होगी, पहले रोस्टिंग होगी फिर ग्राइंडिंग होगी। रोस्टिंग मतलब वो कॉफी बीन्स को गर्म करके उसको थोड़ा ये किया जाता है, तपाया जाता है कि उसका पाउडर बने, ठीक है। बता कितना आएगा, इधर 60-40 करना पड़ेगा ना, इधर आ जाएगा रूल 7B, इधर आ जाएगा तुम्हारा 60% और इधर आ जाएगा 40%। ये याद रखने का कि ज्यादा परसेंटेज जो है ना, ज्यादा परसेंटेज
वो एग्रीकल्चर और कम परसेंटेज पीजीबीपी। बराबर। बताओ 2.5 लाख का कितना परसेंट? 60। 1.5 लाख। और इधर 1 लाख। चलो इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर्ड इन शिमला 60-40 करो, इसका भी 60-40। 4 लाख का 60%, इधर आ जाएगा 2,40,000, इधर आ जाएगा 1,60,000। बराबर। सैपलिंग एंड सीडलिंग, इसका अगर तुमने 60-40 50-50 कुछ भी किया तो तुम्हारे मार्क्स भी 60-40 50-50 हो जाएंगे। क्या करोगे बताओ? नर्सरी, नर्सरी में अगर तुम क्या कर रहे हो, सीडलिंग एंड सैपलिंग बेच के, उगा के बेच रहे हो नर्सरी से, एक्सप्लेनेशन आया था, बोला सारी इनकम एग्रीकल्चर इनकम बना के एग्जाम करो। अब भले ही तुमने कोई बेसिक ऑपरेशन ना परफॉर्म किए हो, सब्सीक्वेंट ऑपरेशन करने के पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नर्सरी से अगर इनकम आई, एग्रीकल्चर इनकम बनाओ, एग्जाम करो। तो उसको डाबा बाजू लिखो कि जमना बाजू लिखो? डाबा बाजू लिखने का, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम इधर लिख रहे भाई। देखो ये सारी की सारी इनकम उठानी है, कितनी? 80,000। कौन सा है भाई? 2.5 लाख रुपया। कॉफी ग्रोन क्योर्ड रोस्टेड ग्राउंडेड इन, अरे यार कोलंबो। लो, ये क्या है? कोलंबो। क्यों नहीं हो रहा भाई? अब तो पेन ने भी साथ छोड़ दिया, बोला कितना गलती करेगा आज तू। रुको 1 सेकंड दे दो। कोलंबो है ना वो वाला, तो उधर 60-40 करना ही गलत है। पूरी की पूरी एग्रीकल्चरल इनकम अक्रू हो रही है आउटसाइड इंडिया से, पूरी की पूरी इनकम अक्रू हो रही है आउटसाइड इंडिया से, तो वो अक्रूड आउटसाइड इंडिया, मतलब अक्रूड आउटसाइड इंडिया और रिसीव्ड इन इंडिया। तो अक्रूड आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया इंडियन इनकम है, लेकिन इस इनकम का अपने को 60-40 नहीं करने का। इसको अपने को क्या करने का? पूरा का पूरा अमाउंट पीजीबीपी बना के 2.5 लाख रुपए टैक्सेबल करने का। बराबर है ना? क्या एग्रीकल्चर बना के एग्जाम कर दू? एग्रीकल्चर वही होगी जो उस लैंड से है जो इंडिया में सिचुएटेड है। तो ये लैंड इंडिया में नहीं है। कोलंबो बाय द वे इंडिया में नहीं आता, मैंने कोलंबो पे ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो 60% इधर लिखा है ना, ये 60% को इधर ना लिख के, इधर 40% को ना लिख के, ये पूरा का पूरा बेटा 2.5 लाख जो है ना, तुम्हारा यहां पे ही आ जाएगा 2.5 लाख। इसमें से 1 रुपया भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं बनेगी, यहां पे आ जाएगी नीला। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी बात, कोलंबो, कोलंबो में जमीन है, तो उससे होने वाली इनकम कभी भी एग्रीकल्चर इनकम हो ही नहीं सकती है, बात खत्म। तो वो 2.5 लाख पूरा का पूरा इंडियन इनकम बनाओ और पीजीबीपी बना के टैक्सेबल कर दो। आगे आगे आगे, यही एक था ना, और तो कुछ नहीं था ना। ठीक है, चलो इनकम फ्रॉम सैपलिंग एंड सीडलिंग्स ग्रोन इन नर्सरी, ये पूरा का पूरा 80,000। इसको जमुना बाजू नहीं, इसको डाबा बाजू, मतलब इसको राइट साइड नहीं लेफ्ट साइड लिखना है, यहां पे इधर, क्योंकि ये पूरी की पूरी इनकम एग्रीकल्चर इनकम है। अब तुमको ये साइड का टोटल कर लो एक बार, और एक बार ये साइड का टोटल कर दो। बताओ 1,95,000 प्लस 75, 1,95,000 प्लस 75,000 प्लस 2,40,000 प्लस 80,000 विल गिव यू 5,90,000। एक बार प्लीज चेक कर लो, आज मेरा दिन बहुत खराब है। टोटल तो बराबर है ना? चलो अब उसके बाद 1 लाख प्लस 25,000 प्लस 2.5 लाख प्लस 1,60,000, 5,35,000। अब इसको मैं करूंगा टैक्सेबल अंडर दी हेड पीजीबीपी, और ये आ जाएगी 10(1) में एग्जेम्पशन। बराबर है? कोलंबो, ध्यान देना। डन 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 हो गया। चलो अब अगला क्वेश्चन करेंगे, यही है ना आंसर, चेक कर लो भाई। अरे यार क्या हो रहा है? किधर गलती किया?
1,05,000 1,95,000 बराबर है। 75,25 बराबर है। 75,20 पूरा 2.5 लाख रुपया इधर टैक्सेबल किया, ये भी बराबर है। 1,60 और 2,40 ये भी बराबर है। 80, अरे टोटलिंग में मिस्टेक हुआ है मेरा। सब तो बराबर है ना। रबर 1,05,000 है, किधर गया रबर? ये यार, टोटलिंग में तभी तो मिस्टेक आएगा मेरा। अब ये 5,40 बराबर है, ठीक है। अभी ठीक है ना, 5,40 5,40 आया, ठीक है, देख लो। ठीक है, उधर ऊपर 1,05,000 के बदले 1,00,000 कर दिया था, ये टोटलिंग में मिस्टेक था, बाकी तो सब बराबर है। चलो अब अगला क्वेश्चन आ जाओ फटाफट से, जल्दी जल्दी। चलो आ जाओ 12 नंबर पे, इलास्ट्रेशन नंबर 12। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे पार्शियल इंटीग्रेशन भी हो रहा है, और यहाँ पे 1 मिनट, और यहाँ पे 115 BSc फॉलो होगा तो कितना अमाउंट आने वाला है, और 115 BSc फॉलो नहीं होगा तो कितना अमाउंट, मतलब टोटल 4 कैलकुलेशंस बोल रहे हैं। कैसे पता है? क्योंकि वो लोग ने एसएससी की एज भी दे के रखी हुई है। एक बार वो लोग ने बोल के रखा है कि 45 ईयर्स है, मतलब वो सीनियर सिटीजन नहीं है, और दूसरी बार बोल के रखा है 70 ईयर्स है, मतलब वो सीनियर सिटीजन है। तो चलो पहले ऐसा मान के कैलकुलेशन करेंगे कि वो सीनियर सिटीजन नहीं है, 45 ईयर्स है, और ये सारी इनकम्स कमा रहे हैं इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम। टैक्स का कैलकुलेशन करो, पार्शियल इंटीग्रेशन भी करो। चलो, मिस्टर एक्स एक रेसिडेंट है, क्या क्या पर्टिकुलर्स दे रहा है, उसकी सैलरी इनकम है, कंप्यूटेड है, मतलब कोई मगजमारी नहीं करना है, सारे डिडक्शन विडक्शन सब ले लिए। हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी कंप्यूटेड है, कोई इसमें भी मगजमारी नहीं करना। अच्छा बताओ, क्या ये दोनों इनकम स्पेशल रेट पे टैक्सेबल होने वाली इनकम है कि नॉर्मल रेट्स पे ये हो? नॉर्मल रेट से लगते हैं इनके ऊपर, बराबर है ना। एग्रीकल्चर इनकम 4,80,000 है, उसको कमाने के लिए तुम्हारा खर्चा हो गया है 1,70,000 का। तो अब तुमको नेट एग्रीकल्चरल इनकम कितनी आएगी वो देखो। नेट एग्रीकल्चर इनकम तुमको आएगी 3,10,000, बराबर। अब उसकी टैक्स लायबिलिटी भी कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, नेट एग्रीकल्चर इनकम 3,10,000 है, जो 10(1) में एग्जेम्प्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये जो दोनों इनकम है उसकी 10,80,000 प्लस 2,50,000, ये दोनों मिला के 13,30,000 आ जाएगी, ठीक है। और कोई स्पेशल इनकम नहीं है, इसका मतलब उसकी जो टोटल इनकम जो उसको टैक्सेबल होने वाली है, वो नॉर्मल रेट पे टैक्सेबल होने वाली उसकी टोटल इनकम 13,30,000 रुपया है, बराबर है। अब अपने को 13,30,000 रुपये टैक्स निकालना है, कैसे निकालोगे? चलो फटाफट करके कैलकुलेशंस करते हैं। टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट करके देते जाना फटाफट, ठीक है ना। सुनो, अगर उसकी एज 45 होती, 45 है ना, कि 47, 45, 45 ईयर्स, यस। अगर उसकी एज 45 ईयर्स है, शिवम, और वो रेजिडेंट है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी टोटल इनकम लेंगे। कितनी थी उसकी टोटल इनकम? 13,30,000। और अभी जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो ये मान के कर रहे हैं कि वो 115 BAC फॉलो नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, मतलब नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल रेट्स वगैरह लगा के 13,30,000। इसमें अपना नेट एग्रीकल्चरल इनकम ऐड हो जाएगा 3,10,000 रुपए का। तो 13,30,000 प्लस 3,10,000, तो उसका जो टैक्स आएगा वो 16, सॉरी, उसका जो ये टोटल इनकम आएगा 16,40,000। दिस इज इंक्लूसिव ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम, बराबर। अब इस पे अपना नॉर्मल रेट्स लगा के टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो सुनो, पहले 2.5 लाख पे तो कोई टैक्स ही नहीं आएगा, फिर 2.5 लाख से 5 लाख पे 5%, 12,500 आएगा, फिर 5 लाख से 10 लाख तक 20%, वो आ जाएगा 1,00,000 रुपया। और ये बताओ कि टोटल इनकम जो 10 लाख के ऊपर जा रही है वो कितनी जा रही है? 6,40,000 जा रही है,
उस पे 30% टैक्स निकालो, 1,92,000, 192 बराबर है ना। तो टोटल टैक्स कितना आ रहा है अब इधर, नील प्लस 12,500 प्लस 1,00,000 प्लस 192, तो 1,12,500। तो इधर उसका टोटल टैक्स आ जाएगा 3,04,500। चेक करो, 3,04,500। ये कभी ये 115 BAC डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में है। अगर वो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में नहीं होता, नॉर्मल प्रोविजन में होता, ठीक है, तो उसका टैक्स देखो 3,04,500 जो अपने को भी आया। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 में अपन क्या करते हैं, स्टेप नंबर 2 में अपन खाली एग्रीकल्चर इनकम लेते हैं, नेट एग्रीकल्चर इनकम 3,10,000 रुपए की। और अब इसमें अपन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपए की ऐड करेंगे, क्योंकि 115 BAC फॉलो नहीं कर रहे हो, तुम एक सीनियर सिटीजन नहीं हो, तुम्हारी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 2.5 लाख है जो अपन ने पहले भी ली थी। तो 3,10,000 प्लस 2.5 लाख, तो 5,60,000 आया। अब इस 5,60,000 पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे, पहले 16,40,000 पे किया था, अब 5,60,000 पे करेंगे। तो 5,60,000 में से पहले 2.5 लाख पे तो कोई टैक्स ही नहीं आएगा, नील। फिर 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक 5%, 12,500। और 60,000 पे आएगा 20%, तो 60,000 का 20% विल भी 12,000। तो इधर तुम्हारा टैक्स कितना आ जाएगा, इधर तुम्हारा टैक्स आ जाएगा 12,000 प्लस 12,500 मतलब 24,500। ये तुम्हारा टैक्स इधर आ गया स्टेप 2 में। तो चेक कर लो, स्टेप 2 का टैक्स 24,500 आया रे सबको। ठीक है, अब अपने को स्टेप 3 क्या करने का, स्टेप 3 के अंदर वो जो तुमने 3,04,500 टैक्स निकाला था ना स्टेप 1 वाला, उसमें से स्टेप 2 वाला टैक्स 24,500 माइनस कर देंगे। तो 3,04,500 माइनस 24,500 विल गिव यू 2,80,000। ये 2,80,000 इज योर टैक्स ऑन टोटल इनकम। हेलो बच्चों, जिंदा हो, जाग रहे हो? तो 2,80,000 का टैक्स आया। अब सुनो एक मिनट, क्या यहाँ पे सरचार्ज ऐड करना पड़ेगा? ये है अब तुम्हारा टैक्स ऑन टोटल इनकम, यही है। हाँ, अब यही तुम्हारा टैक्स ऑन टोटल इनकम है, ये फाइनल तुम्हारा टैक्स आ गया, तुम्हारी पूरी टोटल इनकम का टैक्स इतना ही अब देना है। अब इस पे सरचार्ज ऐड होगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि अब तुमको टोटल इनकम का फिगर देखना है। अगर तुम्हारी टोटल इनकम का फिगर मतलब 13,30,000, अगर ये 50 लाख से ज्यादा होता तो यहाँ पे सरचार्ज आता, नहीं है। फिर दूसरा दूसरा दूसरा, अगर मान लो कि तुम रिबेट की बात करते हो, तो एक रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसकी टोटल इनकम 5 लाख या उससे कम होती है उसको रिबेट मिलता है। तो इसकी तो टोटल इनकम 13,30,000 है जो 5 लाख से ज्यादा है, तो कोई रिबेट भी नहीं आएगा यहाँ पे। तो ना सरचार्ज आएगा ना रिबेट आएगा, इतना टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन ये ऐसे ही नहीं भरना, इसके साथ 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भर देना। तो 2,80,000 का 4% निकालो, वो आएगा 11,200। वो अगर ऐड करोगे तो 2,91,200। यही है राइट चॉइस बेबी। हाँ देख लो, 2,91,200 फाइनल टैक्स इतना ही आया। कोई टीडीएस फीडीएस कुछ भी नहीं था, समझ में आ रहा है? कोई एडवांस टैक्स नहीं था। तो यही जो तुम्हारा ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी है, यही तुम्हारी फाइनल टैक्स लायबिलिटी, नेट टैक्स लायबिलिटी भी यही आएगा। बराबर है? अब सुनो, अगर सेम क्वेश्चन में हम लोग इस बंदे को, शिवम को, अगर सीनियर सिटीजन मान लेते, 115 BAC फॉलो नहीं कर रहा है, 115 BAC फॉलो नहीं कर रहा है, और उसको हम लोग क्या मान लेते, 70 ईयर्स की एज है ऐसा मान लेते, तो भाई साहब ये कैलकुलेशन तो मेरा सेम ही रहता, चेंज नहीं होता, लेकिन है ना इसमें अमाउंट सारे बदल जाते हैं। अब ये देखो, इसको मैं ना कॉपी पेस्ट ही करूंगा, सीधा कॉपी पेस्ट करके खाली अमाउंट से ना अलग कलर से लिखूंगा, जो जो अमाउंट चेंज होंगे वो अलग कलर से आएंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशंस विल रिमेन सेम। अब फर्क क्या क्या पड़ रहा है वो देखो। फर्क पड़ रहा है कि अब उसकी एज कितनी हो जाती है सर, अब उसकी एज हो जा रही है 70 ईयर्स। 70 थी ना, 70 ईयर्स मतलब वो सीनियर सिटीजन हो गया। अब एक रेसिडेंट जिसका एज एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 60 या उससे ज्यादा है, तो वो अब सीनियर सिटीजन है, और वो 115 BAC फॉलो नहीं कर रहा है। तो उसको जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट मिलेगी वो कितनी मिलेगी पागल? 3 लाख मिलेगी। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, नील। लेकिन 3 लाख से 5 लाख, क्या बोला? 3 लाख से 5 लाख, 2 लाख पे उसको 5% देना पड़ेगा। तो 2 लाख का 5% विल बी हाउ मच? 10,000। तो ये जो 12,500 लिया था ना स्टेप 1 में, ये चेंज हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा 10,000। बाकी सब कुछ रिमेनिंग सेम। ठीक है, तो अब इधर तुम्हारा
2,500 कम हो जाएगा, तो इधर अब तुम्हारा टैक्स आ जाएगा 3,02,000। हेलो सर, 3,02,000 चेक कर दो तुम्हारा स्टेप नंबर 1 का। स्टेप नंबर 1 में देख लो 3,02,000 रुपया तुम्हारा टैक्स आया है, बराबर। ये देख लो 3,02,000। अब रुको, स्टेप 2 का जो टैक्स आएगा ना वो भी थोड़ा सा बदल जाएगा। पहले 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं आएगा, फिर ये जो 12,500 है वो अब चेंज होकर कितना हो जाएगा, 10,000। तो 3,10,000, 1 मिनट, 3,10,000, और उसमें जैसे ही तुमने 3 लाख रुपया क्या किया, ऐड किया, अब तुम्हारी टोटल इनकम आ जाएगी 6,10,000। मतलब एग्रीकल्चर इनकम को बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट ऐड किया, तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट अब इधर 3 लाख रुपया हो गई। 3 लाख प्लस 3,10,000, तो टोटल आ जाएगा तुम्हारा कितना, 6,10,000। इस 6,10,000 पे पहले आ जाएगा नील, पहले 3 लाख पे, फिर 3 लाख से 5 लाख तक 2 लाख पे 5%, ये आएगा 10,000, और ये जो लास्ट वाला जो टैक्स है वो तुम्हारा चेंज होगा। 5 लाख से लेकर 6,10,000, 5 लाख से लेकर 6,10,000, मतलब 1,10,000 पे अब तुम्हारा टैक्स कैलकुलेट होगा 20%। 1,10,000 पे 20% कैलकुलेट होगा, वो आ जाएगा 22,000। तो अब अगर इधर 22,000 आया तो ये आ गया अपना 32,000। तो इधर अपना टैक्स 32 और ये आ गया 3,02,000। तो 32,000 माइनस करो 3,02,000 में से, तो कितना आ गया, 2,70,000। ये अब तुम्हारा टैक्स का कैलकुलेशन बदल जाएगा खाली, बस। तो अब तुमको 3,02,000 रुपया लेना पड़ेगा। स्टेप 1 -32,000 करना पड़ेगा। तो 3,02,000 माइनस 32,000, तो तुम्हारा 2,70,000 का टैक्स आएगा। और उस पे अब कितना लगाओगे, 4%, 10,800, वो ऐड कर लो, 2,80,800। इतना टैक्स तुमको आना चाहिए, 2,80,800, बराबर है। बढ़ो आगे। तो ये था तुम्हारा 115 बीएससी। अगर फॉलो नहीं कर रहे हो और उसकी एज अगर अलग अलग है तो इस तरीके से तुम्हारा कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लो कि तुम 115 बीएससी फॉलो कर रहे हो तो अपने को 115 बीएससी वाला रेट्स लगाना पड़ेगा। अच्छा, 115 बीएससी का रेट्स क्या है पहले वो बताओ। पहले 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, फिर 3 लाख से लेकर 7 लाख तक 3 to 7 4 लाख का स्लैब है, उस पर 5% देना है। फिर 7 लाख से लेकर 10 लाख, ये 3 लाख रुपए का स्लैब है, उस पर 10% देना है। मतलब तुम्हारा है ना 5% टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन याद रखने का कि जो आखिरी वाला जो होगा ना उसमें 20 से 25 नहीं जाएगा, 20 से सीधा 30 चला जाएगा। तो वो स्लैब रेट्स तुम्हारे सामने रखना। कौन से वाले, 115 बीएससी वाले, बराबर। सुनो सब लोग ध्यान से देखो इधर, कैलकुलेशन विल रिमेन सेम, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। अब खाली रेट तुम्हारा अलग हो जाएगा। और सुनो, अगर तुम्हारी एज 45 है तो भी, और अगर तुम्हारी एज 70 है तो भी सेम टू सेम टैक्स लायबिलिटी आएगा, क्योंकि वहां पे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट सीनियर सिटीजन के लिए और नॉन सीनियर सिटीजन के लिए अलग अलग नहीं है, सेम ही है। तो अब तुम्हारी एज अगर 45 हो या फिर तुम्हारी एज कितनी हो, 70 हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख ही मिलने वाली है, बराबर है। फिर 7 से 10, 10 से 12, 12 के ऊपर 15, 15, 12 से 15, और उसके बाद 15 के ऊपर जाओगे तब 30% भरना है, ठीक है। चलो ध्यान से देखो कैलकुलेशंस, वही कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूं। और अब यहां पे देखना चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं। अब अगर शिवम की एज 45 भी हो सकती है, 70 भी हो सकती है, और अगर वो 115 BAC फॉलो कर रहा है, तो अब ये जितने भी टैक्सेस का कैलकुलेशन हुआ ना, ये पूरा टैक्स का कैलकुलेशन बदल जाएगा अब तुम्हारा, ठीक है। पूरा टैक्स का कैलकुलेशन अब तुम्हारा बदल जाएगा। चलो देखो सब लोग, सबसे पहले 13,30,000 तो विल रिमेन सेम। हम यही मान के चलेंगे कि वो 115 BAC फॉलो करके ही वो इनकम आई है उसको। कौन सी, सैलरी वाली और हाउस प्रॉपर्टी वाली, ठीक है। तो अगर सैलरी वाली इनकम और हाउस प्रॉपर्टी वाली इनकम देखो कितनी है उसकी, 10,80,000 सैलरी है और 2,50,000 उसकी हाउस प्रॉपर्टी, दोनों मिला के कितना, 13,30,000 ही आने वाला है, 13,30,000। और अब उसको जो 3,10,000 की एग्रीकल्चर इनकम है वो ऐड कर लेंगे, तो अपना इधर 16,40,000 आएगा। अब 16,40,000 पे है ना, अब जो रेट लगेंगे वो 115 BAC वाले रेट लगेंगे। तो सोचो कि 115 BAC में पहले 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं था, नील। फिर 3 लाख रुपए से लेकर
7 लाख तक की जो इनकम है 4 लाख, 4 लाख पे 5%, तो 4 लाख का 5% कितना आएगा? 4 लाख इंटू 5%, 20,000 रुपया। फिर 7 लाख से लेकर 10 लाख, 7 लाख से 10 लाख, इस 3 लाख के स्लैब पे 10%, तो 3 लाख पे 10% विल बी 30,000, बराबर। और फिर 10 लाख से लेकर 12 लाख, 10 से लेकर 12 लाख मतलब 2 लाख पे, इस 2 लाख पे 15%, 15% ऑफ 2 लाख विल बी अगेन 30,000। समझ रहे हैं क्या हो रहा है? अब 12 से 15, 12 से 15, जल्दी बोलो, 12 से 15 3 लाख का स्लैब हुआ। अब उस पे कितना परसेंट आएगा? उस पे आएगा 20%, तो 3 लाख पे 20% विल बी 60,000। और सोचो तुम्हारी टोटल इनकम क्या 15 लाख के ऊपर जा रही है? 16,40,000, 15 के तो ऊपर ही जा रही है ना। कितनी जा रही है 15 लाख के ऊपर? 1,40,000। उस 1,40,000 पे कितना दोगे? 30%, तो 20% तक में कवर हो गया। 15 लाख तक की इनकम 20% तक में कवर हो गई, और 15 के ऊपर जो भी जाएगी उस पर तुम 30% भरो। तो 15 के ऊपर कितना जा रहा है? 1,40,000, उस पर 30% भरा, वो कितना आ गया? 42,000 आया रे। तो 42,000 प्लस 60,000 प्लस 30,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 विल गिव यू 1,82,000। इतना ही आ रहा है क्या? देखो 1,82,000 आया। तो 1,82,000 तुमने 115 बीएससी का रेट लगाया, एग्रीकल्चरल इनकम का पार्शियल इंटीग्रेशन हुआ स्टेप नंबर 1 में, और 115 बीएससी का रेट लगाया, और 115 बीएससी रेट लगा के तुमने क्या किया? ये किया। अब सुनो, 115 बीएससी में जो तुम्हारा बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है वो 3 लाख रुपए है। तो अब इधर तुम 3,10,000 की एग्रीकल्चरल इनकम में 3 लाख रुपए की बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट ऐड करो, तो यहां पे तुमको 6,10,000 आएगा। अब इस 6,10,000 पे वापस से तुमको 115 बीएससी का ही रेट लगाना है, तो पहले 3 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं आएगा। फिर 3 लाख रुपए से 7 लाख तक नहीं जा रहे हो, 3 लाख से 6,10 पे ही अटक जा रहे हो। तो 3 से 6,10 मतलब 3,10,000 पे 5%, तो 3,10,000 का 5% विल बी हाउ मच? 15,500। तो पहले नील आ जाएगा 3 लाख तक, और फिर 3 लाख से लेकर 3 लाख, सॉरी 6,10,000 मतलब 3,10,000 में 5% मतलब इट विल बी 15,500। तो अब तुम्हारा टोटल टैक्स 15,500 आएगा इसमें। यहां पे आया 182, यहां पे आया 15,500। देख लो 15,500, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा माइनस करके जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 1,66,500। तो 1,82,000 में से तुमने क्या माइनस किया? 15,500 माइनस किया, तो तुमको आ जाएगा 1,66,500। और अब उस पर तुम निकालो 4%, ठीक है। तो 1,66,500 इंटू 4% विल बी 6,660। ऐड करो, तुम्हारा ये जो टैक्स लाइबिलिटी यहां पे आएगा, और फाइनली वो कितना आ जाएगा? 1,73,160। ये है तुम्हारा फाइनल टैक्स लाइबिलिटी, 173,160। यही है राइट चॉइस बेबी। सुनो, अगर तुम्हारी एज 70 है तो भी यही आएगा, 45 है तो भी यही आएगा, क्योंकि वहां पे बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट चेंज नहीं हो रही है। आई होप ये क्लियर है पूरा, ठीक है। एग्रीकल्चरल इनकम वाला जो टॉपिक था उसमें पार्शियल इंटीग्रेशन था, पार्शियल इंटीग्रेशन में सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज यही है, बराबर। ये हो गए। अब इसमें भी और कॉम्प्लिकेशंस कैसे डाल सकते हैं मैंने तुमको ऑलरेडी बताया। इसी क्वेश्चन के अंदर सुनो, इसी क्वेश्चन के अंदर वो लोग कॉम्प्लिकेशन कैसे डाल सकते थे, मैं तुमको वो भी पॉसिबिलिटी बता देता हूं। यहां पे ना वो सारी इनकम्स जो नॉर्मल इनकम्स दी है, इसके साथ वो लोग एक तुमको स्पेशल इनकम्स एक दो दे देंगे। शॉर्ट टर्म गेन दे दिया, लॉन्ग टर्म गेन दे दिया, या फिर विनिंग्स विनिंग्स दे दिया, तो तुम्हारा कैलकुलेशंस विल रिमेन एग्जैक्टली सेम। स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 इसी तरीके से कैलकुलेशन रहने वाला है। लेकिन जब तुम्हारा स्टेप 1 में कैलकुलेशन करोगे तो याद रखना तुम्हारी टोटल इनकम के अंदर अब स्पेशल इनकम है, उसको अलग करके उस पर स्पेशल रेट लगाना है, और बाकी की इनकम्स पे ये वाला कैलकुलेशन करना है। समझ में आ रहा है? पक्का? तो ये हुआ चैप्टर तुम्हारा खत्म, एग्रीकल्चरल इनकम खत्म।